सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 दिनों में मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। एंड उसका एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सा रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बस इतना बताना चाहता हूँ कि लाइफ ने अभी कुछ ऐसे टर्न्स ले लिए हैं, कुछ ऐसा हो गया है लाइफ में कि उसमें ये मतलब मुझे इन सब के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। लाइफ अभी बहुत सैड चल रही है, बहुत बैड फेज से मैं अभी गुजर रहा हूँ। तो स्टिल आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि क्यों एक लेक्चर कर ही देते हैं। अब आप लोगों को जितना इस बात का दुख है उससे कहीं ज़्यादा दुख मुझे है, क्योंकि मैंने 1 जनवरी को ही जब इस साल में मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं इस साल के हर एक 365 दिन, साल के 365 दिन मैं एक वीडियो डालूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइफ ने कुछ ऐसे टर्न्स ले लिए कि वो अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब अब तो हो ही गया, अब तो दो दो दिन का तो इसमें ये मतलब मैं नहीं ही बना पाया। सो उसका मुझे बहुत दुख है। जितना दुख अगर आपको हो रहा है तो उससे कई ज़्यादा दुख मुझे है कि मेरा जो रेजोल्यूशन था वो टूट गया। बट कोई नहीं, मैंने तो नहीं तोड़ा है। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से ये टूट गया था। सो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो बस हम इतना ही कर सकते हैं कि भगवान करे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स आपको बताने लायक भी नहीं है। सो एनीवेज वो सब छोड़ते हैं, हम आज का जो अपना लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हम पढ़ रहे थे, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, इसको क्या हो गया भाई। यस, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। अभी तक हमने जान लिया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस करने के लिए, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेचने के पर्पज़ से जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटिटी बनाई जाती है उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जिसका मतलब आपके यहाँ पे जो बगल में दुकान रहता है दैट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस कंपनी दैट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, LIC दैट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बिजनेस का काम किया जा सके, जहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि कोई भी गुड और सर्विस को कम दाम में खरीद करके ज़्यादा दाम में बेचा जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैंने बता दिया है, इसमें आपको अगर डाउट है तो आप नीचे में लिख सकते हैं, इसको फिर से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो हम समझ गए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस करने के पर्पज़ से बनाया जाता है। लेकिन ये कितने तरह का होता है हमें ये पहले जानना होगा। तो देखिए, इसको अगर हमें बांटना है तो सबसे पहले आता है प्राइवेट, मतलब जो कि प्राइवेट लोगों के द्वारा होती है, जिसमें सरकार का कोई भी शेयर नहीं रहता है। सरकार उसमें उसका मालिक नहीं रहता है। ये सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए। जैसे मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस में सरकार का कोई हाथ नहीं है। वो पूरा पूरी मुकेश अंबानी एंड उनके जो फेलो शेयर होल्डर्स हैं उनके थ्रू वो चलाया जा रहा है। तो बेसिकली जिस एंटरप्राइज का मालिक यहाँ पे प्राइवेट लोग होते हैं तो वो प्राइवेट एंटरप्राइज आता है। फिर इसके बाद पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब जो कि पूरी सरकार के अंदर में होती है। मतलब ये प्राइवेट का टोटली ऑपोजिट है। प्राइवेट में पूरा कंट्रोल जो था वो प्राइवेट एंटरप्राइज का रहता है, एंड पब्लिक में पूरा कंट्रोल जो है वो सरकार का रहता है। एंड इन दोनों का एक हाइब्रिड होता है जिसे हम लोग कहते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंटरप्राइज जिसमें कुछ हिस्सा जो है वो, कुछ नहीं बल्कि मैक्सिमम हिस्सा जो है वो सरकार का ही रहता है, एंड उसमें से थोड़ा हिस्सा जो रहता है वो प्राइवेट सेक्टर का रहता है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइवेट लोगों का भी वहाँ पे ओनरशिप रहता है, प्राइवेट लोग भी मालिक रहते हैं एंड सरकारी लोग भी मालिक रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइवेट पब्लिक एंड दोनों का एक कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे एक आता है जिसे हम लोग कहते हैं नॉन कॉरपोरेट फॉर्म। अब ये नॉन कॉरपोरेट फॉर्म का मतलब, ये जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं ना, इन्हें दो तरीकों में बांटा जाता है। ठीक है, मतलब कॉरपोरेट एंड नॉन कॉरपोरेट का मतलब
कॉरपोरेट का मतलब जहाँ पे बिजनेस एंड उसके ओनर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बिजनेस ही ओनर है, ओनर ही बिजनेस है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर हम किसी दुकान को के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली उसके ओनर के बारे में ही बात कर रहे हैं। इन दोनों का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर दोनों एकदम से अलग नहीं होते हैं, उसमें दे बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल रहते हैं। तो ये जो नॉन कॉरपोरेट फर्म होता है, मतलब इसमें अगर जो कंपनी है वो और उसका जो एंटरप्राइज है वो दोनों ये रहता है, मतलब एकदम इक्वल रहता है, दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है। तो अब इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के आते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब जहाँ पे एक ही मालिक रहता है, एक पार्टनरशिप जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मालिक रहते हैं, एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो कि एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, जहाँ पे बेसिकली जो हमारे हिंदू फैमिलीज जो कि बहुत सालों से जॉइंटली रहते हैं, जिसे हम लोग जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, तो वो फैमिली का जो फैमिली बिजनेस होता है उसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, अब ये सब अगर आपको बाउंसर जा रहा है तो प्लीज़ इससे पहले 2 लेक्चर्स मैंने डाले हैं वो देख के आ जाइए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है कॉरपोरेट। अब कॉरपोरेट का मतलब एक ऐसा एंटिटी जहाँ पे बिजनेस एंड उसका जो मालिक है वो दोनों एक ही हैं। द बिजनेस एंड द ओनर आर द सेम थिंग, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सॉरी दोनों में, मैंने उल्टा बोल दिया, दोनों में पूरा डिफरेंस है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो जो कंपनी है उसका मतलब मालिक ही मान के चलो और मालिक का मतलब कंपनी ही मान के चलो। यहाँ पे जो कंपनी है और जो मालिक है वो दोनों पूरे एक दूसरे से अलग हैं। जो बिजनेस एंटिटी है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड जो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, दे बोथ आर टोटली डिफरेंट, दोनों में कोई भी समानता नहीं रहता है, ना ये उसको जानता है ना ये उसको जानता है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग धीरे धीरे क्या करते हैं कि अपने कुछ लोगों के साथ मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं एंड वो ग्रुप के थ्रू वो लोग बिजनेस का काम करते हैं। इसका मैंने एग्जांपल दिया था जो कि था MLM। क्या होता है कि भाई मैं 3 को जोड़ूंगा, तुम फिर 3 को जोड़ो, फिर वो 3 को जोड़ेगा, फिर ये 3 को जोड़ेगा, फिर ये उसको जोड़ेगा, फिर ये इसको जोड़ेगा, फिर ये इसको जोड़ेगा, ऐसे ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे एक सोसाइटी जैसी बन जा रही है। एंड इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक कंपनी जो हम आजकल देखते हैं, रिलायंस, टाटा, विप्रो, सिस्का, तो ये सब क्या है, ये सब कंपनीज है जहाँ पे होता क्या है कि जितना भी बिजनेस करने के लिए हमें टोटल पैसों की ज़रूरत है वो किसी एक आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं एंड इन टुकड़ों को कुछ लोगों को दे देते हैं। एंड जैसे जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है वैसे ही यहाँ पे इन टुकड़ों से पूरा कैपिटल बनता है। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब जिसमें सरकार मालिक है, एंड इसके बाद आता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज जिसमें सरकार एंड प्राइवेट दोनों मालिक हैं। तो ये हम काफ़ी डिटेल्स में देख चुके हैं, आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स देख के आ जाइएगा। अब जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे टॉपिक आता है वह है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब तक तो हमने समझ लिया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इसके बाद होता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये सब चीज़ें तो अब तक हमने समझ ली है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो सके। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे, आपको एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे अलग अलग बिजनेसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन सभी के बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको आपके नॉलेज पर्पस से बोलूँ तो आपको इसमें सिर्फ जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं आपको उन्हीं के बारे में यहाँ पे जानना है। यू नीड टू ओनली नो अबाउट द मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको उन्हीं के बारे में जानना है। ठीक है, तो उसमें से है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपको इस चैप्टर के लिए इन तीनों के ऊपर में ही फोकस करना है एंड घबराइएगा मत,
इन जो आपका डिफरेंस है वो इन्हीं तीनों के ऊपर में पूछा जाएगा। ऑल्दो काउंसिल की तरफ से कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस में कि कुछ स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है कि किसके बीच में डिफरेंस, यहाँ पे बस लिख दिया गया है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लिया जा सकता है, लेकिन हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, हमें इन तीनों के बारे में ही बेसिकली यहाँ पे देखना है। इन तीनों को छोड़ के और कुछ खास यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। कि पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज होते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, एंड प्राइवेट सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट और अदर स्टेट रन बॉडीज। मतलब यहाँ पे जो मेन इसका ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट, याद रखिएगा किसी भी बिजनेस का अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन देना है तो आपको हमेशा ये तीन चीज याद रखना होगा कि पहली बात उसका ओनर कौन है, फिर उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, एंड इसके बाद उसका जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है। आपको ये तीनों चीजें देखने होंगे। ठीक है, आपको ये तीनों चीजें देखने होंगे। तो पब्लिक सेक्टर के केस में क्या होता है कि जो ओनरशिप है यानी कि मालिकाना, ये भी सरकार के पास रहता है, और जो कंट्रोल है वो भी सरकार के पास रहता है, एंड जो मैनेजमेंट है वो भी सरकार के पास रहता है। ठीक है, मतलब ये तीनों चीज़ें, ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये तीनों ही हमेशा सरकार के पास रहता है। इन तीनों को छोड़ के और किसी के पास कुछ भी नहीं रहता है। फिर इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और बिजनेस एंटिटीज। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सरकार मालिक था, यहाँ पे जो प्राइवेट लोग हैं जैसे हम और आपके जैसे लोग, ये लोग मालिक रहते हैं। ठीक है, एनी प्राइवेट इंडिविजुअल इज द ओनर। ठीक है, ओके। अब ओनरशिप देखिए, पॉइंट्स जो हैं वो आपस में मिलते जुलते ही हैं। तो पहले वाले में तो हमने एक डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पे बताया, अब ओनरशिप के थ्रू देखते हैं। देखिए ओनरशिप जो है इसका सरकारी का, वो सरकार के पास में ही रहता है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि सरकार का मतलब क्या होता है। सरकार का मतलब जो मोदी का सरकार है वो नहीं, वैसा नहीं है। सरकार का मतलब सिर्फ मोदी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार का मतलब बहुत कुछ आता है। ठीक है, द गवर्नमेंट डज नॉट ओनली मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और भी बहुत कुछ आता है। हम जानते हैं कि भैया हमारे देश में दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहली बात, अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसका मालिक जो है वो गवर्नमेंट है, तो हम ये अगर ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक है, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी अगर किसी कंपनी का मालिक है तो वो कंपनी भी सरकारी कंपनी कहलाएगी। मतलब गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसकी मालिक हो सकती है। ठीक है, अब ये दोनों तो हो गए मेन। अब इसके साथ साथ आपने और एक चीज़ पढ़ा होगा जो कि आप जब छोटे होंगे क्लास 6-7 में सिविक्स में पढ़ाया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ही कुछ और भी चीज़ें आते हैं, जो कि होता है, जैसे मैं बताऊं तो म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी आता है, नगर पालिका। फिर म्यूनिसिपैलिटी के साथ ग्राम पंचायत, ये भी आता है, ग्राम पंचायत भी यहाँ पे आता है। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी आता है, ग्राम पंचायत आता है, फिर ग्राम सभा आता है। तो ये जो छोटे मोटे जो होते हैं सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी सरकार के डेफिनेशन में आते हैं। मतलब अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे मालिक जो है वो हम ये बोल रहे हैं कि सरकार है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी इसके मालिक हैं। इसका मतलब पूरा इनकम्प्लीट आंसर है ये। इसका प्रॉपर ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मालिक है,
जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी मालिक है, जो ग्राम पंचायत होता है जो कि गांव घर में होता है वो भी मालिक है, म्यूनसिपैलिटी जो होता है मतलब जो नगर पालिका होती है थोड़े से और डेवलप्ड एरियाज में वो भी यहाँ पे मालिक हो सकती है। तो अगर इन चारों में से कोई भी किसी भी कंपनी का ओनरशिप रखता है तो वो कंपनी पब्लिक सेक्टर के अंदर में आ जाती है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज में कि इसके मेन मालिक जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स रहते हैं, द प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर द मेन ओनर्स। एंड यहाँ पे जो जीरो इंटरफियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब सरकार की तरफ से कोई भी इंटरफियरेंस जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मोटिव। अब मोटिव क्या होता है? मोटिव का मतलब होता है कि बिजनेस किस लिए किया जा रहा है, वाई इज द बिजनेस बीइंग डन। तो हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी सरकारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका जो मेन एम रहता है वो हमेशा यही रहता है कि जनरल पब्लिक को सर्व करना। देयर मेन मोटिव इज टू सर्व द जनरल पब्लिक। इसके सिवाय उनका कोई खास मोटिव नहीं होता। LIC जो है वो लोगों से पैसे चोरी करने के लिए, पैसे चोरी तो नहीं बोलना ठीक होगा, वो लोगों से ज़्यादा पैसे लेने के लिए नहीं बनाई गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें आप 3,000 रुपये में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जबकि मैं अगर प्राइवेट बैंकों की बात करूँ तो वहाँ पे 10,000 15,000 ऐसे अकाउंट खोले जाते हैं। तो सिंपल बात ये है कि भाई आप अगर अगर आप सरकारी कंपनीज की बात करते हैं तो सरकारी कंपनीज के केस में उनका जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है, आम जनता जो है, उस आम जनता को उसकी भलाई करना, उसकी सेवा करना, ये उसका मेन एम रहता है। एंड अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के केस में इनका जो मेन एम रहता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। देयर मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, ये इनका मेन एम होता है। एंड इसीलिए कोई भी प्राइवेट में आप चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए या फिर आप किसी प्राइवेट एयरप्लेन के थ्रू जाइए, उसका जो भाड़ा होगा एंड जो सरकारी बैंक, जो सरकारी हॉस्पिटल का या फिर सरकारी एयरलाइन का जो भाड़ा होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि वो लोग प्रॉफिट कमाने के मोटिव से बिजनेस करते हैं और ये लोग समाज सेवा के। फिर सोर्स ऑफ कैपिटल। अब देखिए सरकारी जो कंपनी है उसको पैसा मिलता कहाँ से है? तो जाहिर सी बात है जहाँ से सरकार को पैसा मिलता होगा वहीं से इनको भी पैसा मिलता है। तो सरकार को कहाँ से पैसा मिलता है? तो सबसे पहला होता है टैक्स। सबसे मेन सोर्स तो यही है कि जो टैक्स का पैसा हम लोग सरकार को देते हैं वही पैसा सरकार क्या करती है, इन कंपनीज में लगाती है। इसके सिवाय जो एक्साइज ड्यूटीज़, अभी एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? ये भी एक तरीके का टैक्स ही होता है, ठीक है। आप बेसिकली ये समझ के रखिए कि सरकारी कंपनीज को जो पैसा मिलता है वो टैक्स के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। एंड इसके सिवाय और भी सोर्सेज होते हैं, जैसे हम अगर अपने इंडियन रेलवे में टिकट कटाते हैं तो इंडियन रेलवे में भी टिकट कटाने पे जो हम पैसा देते हैं वहाँ से भी इन कंपनीज को चलाया जाता है, ठीक है। इंडियन रेलवेज भी एक सरकारी कंपनी है, तो वहाँ पे भी इंडियन रेलवेज जो है उसका भी जो ये है, मतलब उसमें जो हम टिकट का पैसा कटाते हैं वहीं से ये लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है। और अगर प्राइवेट कंपनी के सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड के बारे में बात करें तो ये लोन्स के थ्रू पैसा लाते हैं जो कि बैंक से लिया जा सकता है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लाते हैं। अब ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होता है? तो मैंने आपको शेयर क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। डिबेंचर क्या होता है ये मैं अभी आपको बोलूँगा कि आप अभी उस पर उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ में, ये भी एक तरीके का शेयर ही होता है। तो शेयर और डिबेंचर और लोन्स, इन दोनों के थ्रू ही, ये दो तरीकों के थ्रू ही प्राइवेट कंपनीज अपना पैसा जो है वो लाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अब एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्रोवाइड सेवरल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लाइक जॉब सिक्योरिटी, हाउसिंग फैसिलिटीज और अलाउंसेस। देखिए आप अगर कभी
हम जानते हैं ना, मतलब ये एक बहुत नॉर्मल सा मीम है जो कि घूमता रहता है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी है मेरे पास। क्यों ऐसा बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि सरकारी नौकरी में पहली बात, जो पैसा अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में आप अगर 20,000 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो वही सेम काम के लिए आपको सरकारी कंपनी में मिनिमम 50,000 55,000 रुपया तो मिल ही जाएगा। यस, सरकारी कंपनी में डबल सैलरी होता है। तो ये तो पहला रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न ये हो गया कि वो लोग आपको मेन सैलरी तो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ मिलता है। जैसे आपको एक रहने के लिए घर दे देंगे, आपको उस घर का बिजली का बिल नहीं देना होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये होता है, मतलब मैं क्या बताऊँ, आपको पानी फ्री रहेगा, आपको हाउस रेंट नहीं देना होगा, आपको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस फ्री रहेगा। तो ये अलग अलग बेनिफिट जो है वो मिलता है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के केस में ये उतना ज़्यादा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स ऑफर बेनिफिट्स लाइक हायर सैलरी पैकेज, बेटर चांसेस ऑफ प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन, कंपटीशन एनवायरनमेंट और ग्रेटर इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। मतलब जो देखिए, आपको प्राइवेट कंपनीज में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सैलरी देंगे और बोलेंगे आप निकल जाइए, नहीं, वैसा नहीं होता है। वहाँ पे भी आपको कुछ अलग से मिलता है, लेकिन जो सुख सरकारी नौकरी में है, जो वहाँ पे दिया जाता है, उस टाइप का यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, आपको अगर बात करें तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में ये बहुत, मतलब आजकल तो खैर ज़्यादा होने लग गया है, लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइजेस इतना जल्दी ये सब में नहीं जाते हैं। आप किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो मैंने बहुत कम ही ऐसे प्राइवेट कंपनीज देखे हैं जो कि हाउसिंग फैसिलिटी, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये देते हैं, हाँ, आपको हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं, आपको वाटर फैसिलिटी, बिजली का बिल फ्री। तो ये सब बहुत कम जगह पे ही मिलता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें रहते हैं, जैसे आपको दिवाली पे बोनस दे देंगे, फिर उसके बाद आपको हो सकता है कि सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको एक ही बार में सारा सैलरी भी दिया जा सकता है। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेज में भी मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो भाई मैं स्टेबिलिटी की, तो सरकारी नौकरी स्टेबल नौकरी है। ठीक है, अगर मोदी जी भी निकल गए तो भी जो आरबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो लोग का नौकरी वैसे ही रहेगा। अगर मोदी जी गए, राहुल जी आ गए, खैर राहुल गांधी तो अभी आ नहीं सकते हैं, तो मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा, फिर भी अगर कोई भी सरकार आती है, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, सरकारी नौकरी वहीं पे फिक्स रहेगा। जबकि प्राइवेट सेक्टर में भैया कुछ ठीक नहीं है। हो ही सकता है कि आज आप नौकरी कर रहे हैं, आपसे कुछ गलती हो जाए एंड आपको निकाल ही दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में तो ये होता है कि भाई अगर कुछ गलती हो जाता है तो यहाँ से उठा के वहाँ डाल देते हैं, जिसको ट्रांसफ़र बोला जाता है। लेकिन प्राइवेट नौकरी में तो सिर्फ आपको निकाल देंगे, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। उल्टा ये है कि आज कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रही है, एंड अगर बात करें कल या परसों में पूरा कंपनी डूब सकती है। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज में उतना ज़्यादा चांसेस जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, उतना स्टेबिलिटी नहीं रहता है। फिर अगर प्रमोशन की बात करें तो द क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन इन द पब्लिक सेक्टर इज जनरली बेस्ड ऑन द सीनियरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। द क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन इन द प्राइवेट सेक्टर इज जनरली बेस्ड ऑन द मेरिट एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए, सरकारी नौकरी में क्या होता है कि जो, मतलब यहाँ पे ये जनरली बोला जा रहा है कि आम तौर पे ऐसा होता है, ऐसा होता ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। सरकारी नौकरी में, मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज होते हैं, उन कंपनीज में मैंने प्राइवेट बोल दिया, पब्लिक सेक्टर के जो कंपनीज होते हैं, उन कंपनीज में आपका जो प्रमोशन होता है वो मतलब टाइम टू टाइम होता है। ठीक है, आप जब सीनियर हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन होता है। जैसे मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है सरकारी नौकरी के बारे में, क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी एकदम पसंद नहीं है। मैं आपको सिंपली बता दूं, आप बोलेंगे सर आप क्या बात कर रहे हो, यस, मुझे सरकारी नौकरी से नफरत है। फिर भी अगर कभी कोई बोले कि ये लीजिए सरकारी नौकरी, तो अगर आपको कोई चूज़ करना होगा तो मेरा फेवरेट अगर मैं बताऊँ तो बचपन में था, वो था रेल में टीटी का नौकरी करना। तो वो मुझे फिर भी थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन आई डोंट लाइक सरकारी नौकरी, क्योंकि देखिए हम और आप इतने पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी जो लोग करते हैं वो लोगों ने भी कड़ी मेहनत की होती है।
लेकिन जो मुझे उसमें सबसे ख़राब लगता है वो ये है कि जो ऊपर में जिनके अंदर में वो लोग काम करते हैं वो लोग अनपढ़ जाहिल गवार होते हैं एक नंबर के। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि भाई एक अगर एफिडेविट अगर लिखना होता है तो वो क्या होता है। अनपढ़ लोग होते हैं एंड उन लोगों के अंदर में, उन अनपढ़ नेताओं के अंदर में पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स को काम करना होता है। आप सोचिए, आप इतना अटेम्प्ट, आप दिन भर मेहनत करते हैं एंड उसके बाद जाकर आप एक आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनते हैं एंड फिर आपको एक ऐसे जगह में प्रमोशन मतलब आपको एक ऐसे जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे जो सरकार है वो एक नंबर की करप्ट सरकार है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैं आपको बताता हूँ कि करप्शन का एक बहुत मेन कारण है एजुकेशन ना होना। जब आप एजुकेटेड होते हैं ना तो आपको मॉरली अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं आता है। तो भारत में यही है कि 95% ऑफ द 95% भी मैंने बहुत कम बोल दिया, 97-98% ऑफ द पॉलिटिशियंस दे आर इलिटरेट एंड उन इलिटरेट पर्सन्स के अंदर में मैं काम नहीं करूँगा। उससे बढ़िया है भाई किसी कंपनी में नौकरी कर लो, ठीक है, क्योंकि तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वो बहुत काबिल आदमी है, ठीक है। खैर वो तो बात की बात रही। हम किस पे बात कर रहे थे कि अगर आप सरकारी कंपनी में काम करते हैं तो सरकारी कंपनी में आपको जो नौकरी है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद दिया जाता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे लोको पायलट के बारे में पता होता है। अब जब आप लोको पायलट का एग्ज़ाम आप पास करते हैं तो आपको सबसे पहले शंटिंग का काम दिया जाता है। मतलब आपको जहाँ पे जब ट्रेन किसी स्टेशन पे आती है, मतलब जो उसका टर्मिनेटिंग स्टेशन होता है जहाँ से उसको वापस जाना होता है, तो उस स्टेशन पे जब वो ट्रेन आती है तो वहाँ पे से उस ट्रेन को पटरी में से गैरेज में लाने में जो एक लोकोमोटिव जाता है, जो एक इंजन जाता है, वहाँ से उसको खींच के लाता है, तो उसको शंटिंग बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले शंटिंग में दिया जाता है, ठीक है। फिर आपको वहाँ से फिर जब आप वहाँ पे अच्छा करते हैं तो उसके बाद जब आपका वहाँ पे हो जाता है, एक्चुअली जहाँ वहाँ पे आपका ट्रेनिंग हो जाता है, तो फिर आपको छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए लोकल ट्रेन चलाने को दिया जाता है एंड वो भी अंडर द असिस्टेंस ऑफ अ सीनियर लोको पायलट। फिर इसके बाद जब आप और ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता है तो उसके बाद आपको उसके बाद आपको मालगाड़ी चलाने को दिया, मैंने गलत बोल दिया, लोकल ट्रेन नहीं, आपको मालगाड़ी चलाने को दिया जाता है। फिर जब आप वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं तो आपको लोकल ट्रेन, फिर आपको धीरे धीरे करते करते तब आप जा करके अच्छा खासा जब टाइम पीरियड बीत जाता है, जब आप बेसिकली सीनियर हो जाते हैं, तो आपको जब आपका सीनियरिटी का टाइम आ जाता है तो आपको वहाँ पे प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइवेट के, तो प्राइवेट के केस में ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो आपका वहाँ पे प्रमोशन होगा। ऐसा कोई वहाँ पे फिक्स्ड प्रोसीड्योर नहीं रहता है। प्राइवेट एंटरप्राइज में अगर आप किसी कंपनी में पियोन का काम करते हैं तो अगर आप कुछ खास नहीं करते हैं तो आप ज़िंदगी भर ही पियोन का काम करते रह जाएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है कि आपको आपके मेरिट बेसिस पे आपने कितना अच्छा काम किया है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे प्रमोशन जो है वो मिलता है, ठीक है, ओके। एंड अगर बात नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एरियाज़ की, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए अगर बात करें तो पुलिस होती है वो हमेशा सरकार की ही होती है, प्राइवेट पुलिस जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। मिलिट्री जो है वो सरकार की होती है। माइनिंग जो है वो ऑल्दो कुछ कुछ जगहों पे प्राइवेट लोगों का भी होता है, लेकिन फिर भी ये मेनली सरकार के अंदर में ही आता है। एंड ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग कुछ खास है नहीं। फिर अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, जो हेल्थ केयर होता है वो भी सरकार के अंदर में आता है, एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, बैंकिंग आता है। तो ये सब सेक्टर होते हैं जहाँ पे आपको सरकारी कंपनीज देखने को मिलता है। जैसे हमारे हेल्थ केयर के बारे में बात करूँ तो आपको आपके इलाके में जो ईएसआई हॉस्पिटल होते हैं आपको वो भी मिल जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिल जाएंगे। एंड अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ की, तो यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे इंटेल हो गया, फिर उसके बाद ये होता है भारत पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, तो ये सब क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। फिर फाइनेंस, जो हमारे बैंक्स है, एक्सिस बैंक है, ये सब आईसीआईसीआई बैंक। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स जैसे आलू का चिप्स हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब चीज़ में भी आपको देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे, जैसे अडानी
ग्रुप का कंस्ट्रक्शन का भी काम है तो वो भी वहाँ पे होता है। हॉस्पिटैलिटी, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हॉस्पिटैलिटी का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है होटल, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इस वर्ड का मतलब होता है ख्याल रखना, तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जो जो यहाँ पे आपके होटल्स होते हैं, ठीक है। एंड फार्मास्यूटिकल्स भी बहुत होता है, जैसे अगर बात करें क्रोसिन की, सो दैट इज़ वो एक प्राइवेट कंपनीज है। एंड इसके साथ साथ अब आप यहाँ पे एक और भी जोड़ सकते हैं, ये तो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे हेल्थ भी आप जोड़ सकते हैं, आपके यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे, फिर और भी बहुत सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ये कुछ खास है नहीं, देखिए मीनिंग क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जहाँ पे एक ही आदमी मालिक रहता है एंड वही उसका ओनर, मैनेजर, कंट्रोलर। मैंने आपको फिर से बता दिया, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपको हमेशा डेफिनेशन लिखते वक्त ये लिखना होगा कि उसका ओनर कौन है, उसका कंट्रोलर कौन है, उसका मैनेजर कौन है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में उसका ओनर भी एक ही आदमी रहता है, वही उसका कंट्रोलर भी रहता है एंड वही उसका मैनेजर भी रहता है, ठीक है। एंड अगर बात करें पार्टनरशिप के बारे में, तो पार्टनरशिप जो होता है, पार्टनरशिप के केस में मिनिमम 2 लोग होंगे एंड 2 से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पीपल, ठीक है। 2 लोग या फिर 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं एंड यहाँ पे भी यही लोग कंट्रोलर होते हैं, यही लोग ओनर होते हैं, यही लोग मैनेजर होते हैं। मतलब मालिक भी यही, संभाल भी यही रहे हैं एंड उसको कंट्रोल, उसके ऊपर में जो भी उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उन्हीं के अंदर में होता है, ठीक है। फिर अगर बात करें कानून के नज़रिए से, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी पर्टिकुलर कानून नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक स्टैट्यूट फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कोई भी कानून आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में लिखा हुआ हो। एंड अगर बात करें पार्टनरशिप के बारे में, तो पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में 1932 के हिसाब से उसे दिया जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करें ओनर के बारे में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो मालिक होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं सोल ट्रेडर या फिर सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। द ओनर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इज नोन एज सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटर। एंड अगर बात करें पार्टनरशिप का, तो उसका जो होता है उसे हम लोग अगर हर एक आदमी के बारे में बात करें तो पार्टनर, एंड अगर सबको मिला करके बात करें तो फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जब सारे पार्टनर्स के बारे में बोला जाता है, ठीक है। फिर अगर इनकॉर्पोरेशन, अब इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, उसको कानूनी तरीके से स्टार्ट करना, ठीक है। मतलब ये नहीं कि भाई मन किया चलो आज तो घर में तो खाली जगह है ही, कल से चिप्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कानूनी तरीके से। कानूनी तरीके से का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रॉपरली जो लॉ के कंप्लायंसेस होते हैं, जो कि कानून ने जो बोला गया कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा, तो उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। देखिए सोल प्रोप्राइटर के केस में आपको इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है, आप जब भी चाहें सोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप के बारे में बात करूं, तो पार्टनरशिप के केस में जो आपका ये है इनकॉर्पोरेशन, वो वॉलेंटरी है। मतलब अगर आप चाहें तो इनकॉर्पोरेशन करा सकते हैं, एंड अगर आप नहीं चाहें कि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे कोई कराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के पास कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे इसको दैट इज़ नॉट नेसेसरी। फिर अगर बात करें सोल ट्रेडिंग बिजनेस में, तो मिनिमम मेंबर, मतलब एक मेंबर जो यहाँ पे कम से कम होगा वो तो चाहिए ही भाई, नहीं तो बिजनेस कौन करेगा। एंड पार्टनरशिप के केस में मिनिमम 2 चाहिए, क्योंकि अगर एक हो जाता है तो फिर वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस हो जाएगा। एंड अगर मैक्सिमम मेंबर्स के बारे में बात करें, तो सोल ट्रेडिंग बिजनेस के केस में एक ही होगा, क्योंकि अगर वो 1 से 2 हो जाता है तो हम उसे पार्टनरशिप कह देंगे, ठीक है। एंड अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करें, तो मैक्सिमम पार्टनर्स जो कि किसी कंपनी में हो सकते हैं वो है 100 पार्टनर्स, ठीक है। फिर अगर बात करें लायबिलिटी की, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो नुकसान होता है वो अगर कभी आता है तो वो प्रोप्राइटर का, मतलब वो एक ही आदमी का नुकसान होता है,
ठीक है। एंड अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे वो जो नुकसान है वो सभी के बीच में बांट दिया जाता है, किसी एक आदमी के बीच में वो नुकसान नहीं रहता है, ठीक है। फिर डिसीजन जो है वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस में जल्दी लिए जा सकते हैं क्योंकि एक ही आदमी है, जबकि पार्टनरशिप के केस में ये थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि 2-3 पार्टनर्स हैं या फिर 20-25 पार्टनर्स होंगे तो फिर सबका यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। फिर अगर इसके बाद बात करें ड्यूरेशन का, तो सोल ट्रेडिंग का कुछ ठीक नहीं है, आज हो सकता है कल नहीं हो सकता। जैसा कि हमने देखा कि कोविड के पहले किसी ने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, हमारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे ही कोविड हुआ, लाखों करोड़ों बिजनेस जो कि घर से चलते थे वो सब, मतलब जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस थे वो बंद हो गए। मैं ही कितने लोगों को जानता हूँ जो कि उसके बाद मतलब कोविड के टाइम पे उन लोगों का बिजनेस चौपट हो गया, बिजनेस बंद हो गया, दुकान पे ताला लग गया, दुकान किसी और को बेच दिया, इतना नुकसान हो सकता है। एंड अगर प्रैक्टिकली बताएं तो जब कोविड था, मतलब 2020 में उतना नुकसान, उतना कुछ इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिला। मेन इफेक्ट जो है वो 2021 से स्टार्ट हुआ, जब इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया, फिर बिजनेस ठप पड़ने लग गए, ये सब चीज़ें दिखाए मुझे देने लग गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें अगर पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो भाई जब तक पार्टनर का मन है तब तक वो चल सकता है, या फिर अगर पार्टनर का डेथ हो जाता है, पार्टनर अगर मर जाता है तो उस केस में भी पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसमें भी ऑप्शन रहता है कि अगर आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट एकदम सिमिलर हो गया है। तो प्रोप्राइटर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए सारा दोष जो है वो प्रोप्राइटर के ऊपर में ही आएगा। जबकि अगर सोल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ये एक अग्रीड रेशियो में जो है ये दे दिया जाता है, इट इज शेयर्ड इन एन अग्रीड रेशियो, एक पर्टिकुलर रेशियो में ये दे दिया जाता है। फिर अगर सोल ट्रेडिंग बिजनेस में सीक्रेसी की बात करें तो बिजनेस सीक्रेट्स आर नॉट ओपन टू एनी पर्सन एक्सेप्ट द प्रोप्राइटर, सब कुछ प्रोप्राइटर के पास में ही रहेगा, उसके अलावा किसी को नहीं जाएगा। जबकि पार्टनरशिप के केस में तो भैया जितने भी पार्टनर्स हैं उनका राइट होता है ये कि उनको पता होना चाहिए, तो जाहिर सी बात उसमें सीक्रेसी रहेगा ही नहीं। फिर अगर फाइनेंस की बात करें तो भैया सोल ट्रेडिंग बिजनेस में उतना फाइनेंस नहीं आ सकता है, जबकि पार्टनरशिप के केस में फाइनेंस जो है वो आप अच्छा खासा ला सकते हैं। एंड लास्ट की अगर बात करें तो लास्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो देखिए अब इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फर्म इज अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू रन द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस म्यूचुअली, जो कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है, वो लोग आपस में एक एग्रीमेंट करके आपसी सहमति से कोई बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। जबकि कंपनी का क्या होता है कि कंपनी में वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता है, मतलब लोगों का एक ग्रुप होता है। एंड उसमें बेसिकली होता क्या है कि जितना भी उसका पैसा होता है वो सारा पैसा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। एंड इन टुकड़ों में बांट करके ही हमें जो शेयर्स हैं उसके हिसाब से ये पैसा बांटा रहता है। ये हिस्सा इसके पास, ये हिस्सा इसके पास, ये हिस्सा इसके पास, ये हिस्सा इसके पास। तो इस टाइप का जहाँ पे रहता है वो कंपनी। ये डेफिनेशन आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो लिखिए, ये डेफिनेशन कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। फिर अगर पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर में हम जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से उसे चलाया जाता है। जबकि कंपनीज के बारे में बात करें तो इसमें है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, या फिर इसे कंपनीज एक्ट 2013 भी बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो देखिए पार्टनरशिप फर्म में 2 तो आपको चाहिए ही, इसके बिना पार्टनरशिप हो नहीं सकता है। एंड अगर बात करें कंपनी के केस में तो यहाँ पे थोड़ा झोल झमेला है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। देखिए ये चीज़ है जो कि जब मैं कंपनी लॉ सीख रहा था तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ एकदम कंफ्यूजिंग लगता था, लेकिन आपको मैं अभी एक पूरी यहाँ पे एक आपको ये बना करके दे देता हूँ जो
चार्ट होता है, ये मत समझिएगा कि ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये पता है कि कंपनी क्या होता है, या फिर जिसे जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है, आपको ये पता है कि ये दोनों क्या होते हैं। अब जो कंपनी होता है वो दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, जो कि अभी हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब आपको दो तीन कंसेप्ट हैं जो कि आपको याद रखना होगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, क्या ये जरूरी नहीं होगा तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, प्राइवेट अगर कंपनी है तो आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम दो लोग चाहिए। मतलब अगर आप और आपके दोस्त कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दो लोगों की ज़रूरत होगी। ठीक है, दो लोगों की मिनिमम ज़रूरत है। एंड अगर बात करें पब्लिक कंपनी की, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे पार्डन कीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि आई एम नॉट, मेरा मेंटल कंडीशन अभी उतना कुछ खास है नहीं, इसीलिए मैं अभी आपको पूरा गलत बोल गया था। देखिए, कंपनी दो टाइप के होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये मुझे पता है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन देखिए, प्राइवेट कंपनी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका मालिक जो है वो कोई प्राइवेट आदमी है। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसका जो शेयर्स होता है वो शेयर्स सिर्फ कुछ लोगों में ही बांटा हुआ रहता है, एंड वो शेयर आप ओपनली सेल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेल दैट शेयर ओपनली। ठीक है, आपने एक चीज़ सुना होगा जिसे हम लोग कहते हैं शेयर मार्केट। ठीक है, अब ये शेयर मार्केट, व्हाट इज दिस शेयर मार्केट? तो शेयर मार्केट जो होता है वो बेसिकली एक मार्केट होता है, जैसे मच्छी बाजार, सब्जी बाजार, ये सब होता है, वैसे ही शेयर मार्केट भी होता है। तो शेयर मार्केट जो होता है दैट इज अ ग्रुप, वो बेसिकली एक मार्केट है। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि इसके जो शेयर्स होते हैं वो आप आम लोगों को नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं एंड वही लोग मिल करके कंपनी को चलाते हैं, एंड शेयर वही लोगों के बीच में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी के बारे में बात करूं तो पब्लिक कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसका शेयर आम जनता के पास, यानी कि पब्लिक के पास रहता है। ठीक है, इट इज़ अ कंपनी वेयर द शेयर इज विथ द पब्लिक कंपनी। जैसे मैं अगर बात करूं तो रिलायंस का शेयर आप अभी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो रिलायंस का जो मालिक है वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। ठीक है, लेकिन उससे हम लोग पब्लिक कंपनी बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी का मतलब सरकारी कंपनी नहीं होता है। ठीक है, सरकारी कंपनी का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी। आपको एक बात याद रखना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी जो होता है एंड सरकारी कंपनी जो होता है, सॉरी, गवर्नमेंट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है सरकारी, जिसका मालिक सरकार होता है। ओके, एंड पब्लिक कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा जहां पे जो शेयर्स होते हैं वो आम लोगों के पास में रहते हैं। द शेयर्स आर विथ द नॉर्मल पीपल। ये जो शेयर्स होते हैं वो आम लोगों के हाथ में होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब सरकारी कंपनी जैसे LIC, SBI, एंड पब्लिक कंपनी का मतलब सरकारी कंपनी नहीं होता है। पब्लिक कंपनी का मतलब एक ऐसा कंपनी जिसके जो शेयर्स होते हैं ना, वो शेयर्स हम जनरल पब्लिक को दे देते हैं। ठीक है, जनरल पब्लिक के पास उसका शेयर रहता है। ओके, मैंने आपको गलत बोल दिया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जिसका शेयर जो है वो कुछ ही लोगों के बीच में रहने वाला है, अगर आप वो स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए, एंड आप मैक्सिमम यहाँ पे 200 लोगों को रख सकते हैं। ठीक है, यू कैन मैक्सिमम कीप अप टू
200 पीपल। आप यहाँ पे आपको मिनिमम 2 लोग रखने होंगे एंड मैक्सिमम आप यहाँ पे 200 लोगों को रख सकते हैं। जबकि मैं अगर सरकारी कंपनी की बात करूँ, मैंने बार बार सरकारी बोल दी, मैं अगर पब्लिक कंपनी की बात करूँ तो पब्लिक कंपनी के केस में बोला गया है कि भाई अगर आपको पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम 7 लोगों की ज़रूरत होगी एंड इसमें जो मैक्सिमम की बात करें तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी देयर। ओके, तो ये कंसेप्ट था, मैं इसको चाह तो यहाँ पे बता ही सकता था, लेकिन जब अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड अगर आप ये लिखने जाते हैं 7 फॉर पब्लिक लिमिटेड 2 फॉर प्राइवेट लिमिटेड, तो आप अगर रट्टा मार के लिखते हैं तब तो आपको ये सबसे कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जो आप लिख रहे हैं आपको ये जानना कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, तो आपको इतना कुछ तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये इस बात में बिलीव नहीं करता हूँ जो कि दूसरे टीचर्स करते हैं कि 20-25 मिनट का वीडियो डाल देते हैं एंड उसके बाद कहते हैं कि हो गया बस, एंड बच्चे भी कमेंट सेक्शन में खुश कि 20-25 मिनट के लिए हमें सर ने पढ़ा दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जो मेन चीज़ वहाँ पे मैं ये है कि आपको वो 20-25 मिनट का वीडियो 2-3 बार देखना होता है एंड वो कैसे भी करके वो 1 घंटा का हो ही जाता है। तो उससे बढ़िया है कि आप एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए। क्योंकि मैं चाहता तो बोल ही सकता कि भैया अगर आपको पब्लिक कंपनी लेना है तो 7 मेंबर्स जो हैं वो आपको लेने होंगे, लेकिन अगर आपको प्राइवेट कंपनी लेना है तो वहाँ पे आपको 2 मेंबर्स लेने होंगे। लेकिन यहाँ पे बोलने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बोल तो दूंगा, अब फिर आप समझेंगे सर पब्लिक कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, अच्छा तो आप एग्जाम में लिख देंगे 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी। दैट इज़ रॉन्ग। सरकारी कंपनी अलग चीज़ है, पब्लिक कंपनी अलग चीज़ है, इसीलिए आपको सब कुछ समझना होगा एंड ये आपके लिए समझना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो कि इस चीज़ के ऊपर में कोर्स करते हैं, जो लोग कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करते हैं। अगर आप CS के लिए करना चाहते हैं तो CS का अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो CS का कोर्स करते वक्त आपको मतलब वहाँ पे लोगों को याद नहीं रहता है भाई कि पब्लिक कंपनी या सरकारी कंपनी जो है वो एक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बोल दिया है। ओके, फिर अगर मैक्सिमम के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप के केस में 100 जो कि हम जानते ही हैं एंड अगर इसके बारे में बात करें सरकारी, मैंने बार बार फिर से सरकारी बोला, अगर आप पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक के केस में अगर प्राइवेट है मतलब शेयर्स हम लोगों के बीच में ही रहेंगे तो 200 एंड अगर शेयर्स आम जनता को दे दिए जाएंगे तो उस केस में अनलिमिटेड। एंड अगर इसेंशियल डॉक्यूमेंट मतलब मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है तो पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड जो है वो मेन डॉक्यूमेंट होता है एंड अगर कंपनी के बारे में बात किया जाए तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं ये आपको नेसेसरी नहीं है, जो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना होगा, ठीक है। फिर अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इतना पैसा से ही आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करना है, वैसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पब्लिक कंपनी, अगर मैं कंपनीज के बारे में बात करूं तो अगर आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको कम से कम 1 लाख रुपया आपके कंपनी में होना चाहिए एज कैपिटल। आपको कैपिटल में 1 लाख रुपया कम से कम लाना होगा एंड अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी करना चाहते हैं, एक ऐसा कंपनी जिसका शेयर आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग सिर्फ अपने में नहीं रखेंगे, हम उसे लोगों जो आम जनता है उसको भी देंगे, तो उस केस में आपको मिनिमम मतलब 5 लाख रुपए आपको मिनिमम लेना ही होगा, ठीक है। फिर है भाई रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कि ऑडिट कैसे किया जाता है। तो देखिए ऑडिट जो है, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी बिजनेस किया वो ठीक से किया कि नहीं किया, क्या आपने कोई गलत काम करके बिजनेस तो नहीं किया, आपने जो ये दिखाया है कि आपका इस साल में 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो आपने कहीं झूठ फूस का तो नहीं लिख दिया है। तो इसको चेक करना, ये इसको हम लोग कहते हैं ऑडिट। एंड ये ऑडिट कौन करता है, तो आप अगर कॉमर्स के हैं तो भैया कॉमर्स के होके एक प्रोफेशन तो जानते ही होंगे जिसे हम लोग कहते हैं CA। तो CA का काम होता है ऑडिट देखना। तो पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड।
आप चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी के बारे में बात करें तब तो भैया ऑडिट चाहिए ही चाहिए। ऑडिट के बिना कोई भी कंपनी नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर अगर बात करें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स क्या किसी को दिए जा सकते हैं, तो भाई ये बात तो आपको पार्टनरशिप के केस में ये बात पहली बात लागू होगी ही नहीं, क्योंकि शेयर्स तो उसमें होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे शेयर का मतलब वो जो पैसे वाला शेयर नहीं है, शेयर का मतलब होता है कि बिजनेस का हिस्सेदारी। तो आपका पार्टनरशिप में शेयर का बांटना का मतलब होता है कि आप और लोगों को अपने बिजनेस में ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप पार्टनरशिप के केस में ये करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास सभी पार्टनर्स का परमिशन है तो उस केस में ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपनी के केस में, तो हाँ, कंपनी के केस में वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। कंपनी के केस में मेरे पास अगर कोई शेयर है तो मैं उसे किसी दूसरे को दे सकता हूँ, लेकिन लेकिन ये जो फुल फ्रीडम है ये आपको पब्लिक कंपनी के अंदर में मिलता है। यानी कि अगर आपका कंपनी जो कि ओपन है, आम जनता के लिए है, वो उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो प्राइवेट कंपनी में भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो मामला होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर अगर इज इट कंसिडर्ड एज अ लीगल एंटिटी, मतलब क्या इसका अपना एक अलग वजूद है, तो पार्टनरशिप के केस में ये नहीं है। पार्टनरशिप इज इक्वल टू द पार्टनर, नो डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपनी के बारे में, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ लीगल एंटिटी। कंपनी एंड उसके मालिक एक जो सेम नहीं है, दे आर नॉट द सेम थिंग, ओके। सो ये था, शायद आपने पहली बार सिर्फ 3 डिफरेंसेस के लिए आपको ये समझा, मतलब मैंने आपको शायद आपने पहली बार देखा होगा कि 3 डिफरेंस समझाने के लिए कोई 50 मिनट का लेक्चर ले लेता है। लेकिन देखिए, मेरी बात अगर आप मानते हैं तो मैं आप तो यही मानता हूँ कि भैया आप डेफिनेशन चाहे कितना ही पढ़ लें, कंसेप्ट समझ में तो डिफरेंस के केस में ही आता है। एंड इसीलिए आपको हो सकता है कि डेफिनेशन ना पूछा जाए, लेकिन आपको जो कंपैरिजन या फिर जो डिस्टिंग्विश करना होता है ये तो आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर आपको डिफरेंस सीखना है तो थोड़ा सा टाइम दे करके सीखिए, ओके। एंड यस, आज का लेक्चर बस यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक अगले लेक्चर में, एक अगले वीडियो के साथ। तब तक शायद जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएं। सो अगर हो जाती हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर क्या करें। ज़िंदगी का सफ़र है ये, कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में।